नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है, 45 दिन का आपका ये सीरीज होने वाला है कैलकुलेशन किंग का। क्योंकि हमने जब रेलवे का एनालिसिस किया तो मैथ में सवाल टफ नहीं आ रहे हैं, बस कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि कैलकुलेशन पे इतना जबरदस्त काम कर लिया जाए कि फिर कैसा भी कैलकुलेशन आए आसानी से हो पाए। तो इसीलिए हमने 45 दिन का पूरा शेड्यूल तैयार किया है और 45 दिन में क्या करने वाले हैं, एक एक दिन करके करेंगे। बाकी सारा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपका पिन कर दिया जाएगा। बात समझ में आया। तो क्या क्या करना है, नोट्स बना लेना है। पहले तो एक कॉपी अलग होना चाहिए आपके लिए। ये थोड़ा सा एक दो दिन का क्लास नहीं कि एक दो दिन आए, दो चार गो एडिशन का आपको ट्रिक सिखा दिए, गुना करने का ट्रिक सिखा दिए और हो गया भाई, उससे स्पीड नहीं बढ़ेगा। प्रॉपर इस पे काम करने वाले हैं, 45 दिन तक काम करेंगे। मतलब कि मान के चलिए कि अगर आप ये पूरा का पूरा 45 दिन काम कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 40-45% मैथ तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप रेलवे का सवाल देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो सवाल तो आपको पता है कि कैसे बनेगा, लेकिन छोड़ के आएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा है। तो इसीलिए अब आपको कैलकुलेशन पे बेहतरीन काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार किया है और पूरा का पूरा स्लाइड तैयार किया है। कल के क्लास में आपको हमने बताया था, उम्मीद है कि आप उसको नोट करके और लग गए होंगे याद करने में। बाकी आज आपको क्या क्या करना है वो सारा चीज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एक फ्रैक्शन अगर रहेगा तो उसका परसेंटेज वैल्यू 100% होता है, डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन में रहे। अगर 1/2 का बात करें तो 50%, वैसे ही 1/3 का 33.1/3 हो गया या फिर 33.33% होगा। यहाँ पे इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बाय द वे अगर ये 33.33% आपको मिल भी जाता है और अगर आप इसको चेंज करने चलते हो तो ये आपसे चेंज होकर के 1/3 नहीं आएगा। क्योंकि ई जो है अप्रोक्स वैल्यू होता है। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अगर 33.33% मिल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख पाओ 1/3। और अगर आपको याद नहीं है, आप कहोगे कि हम तो निकाल लेंगे सर, तो आप निकाल के देख लो, यहाँ पे 1/3 आपका नहीं आएगा। क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, अभी तो ये आगे और यहाँ पे 3 3 3 जाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से 1/4, 1/5 आगे बढ़ेंगे। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां से नोट कर लीजिएगा। क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे 1/10 तक है आपका, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, ये सब याद होना चाहिए। और इसके लिए रास्ता यही है कि आप एक कॉपी बना लीजिए और डेली क्लास का नोट कीजिए और पीछे वाला रिवाइज कीजिए। 45 दिन तक करते चलिए, उसके बाद देखिएगा आप कहाँ पे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1/15 तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद एक 1/20 तक यहाँ पे है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक 1/25 तक यहाँ पे है। करने सबको आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि सर ये निकालते कैसे हैं। तो भाई कुछ नहीं है, 1/25 है। अब 1/25 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। 25 से ही 4 बार में कट जाएगा, मतलब 1/25 का मतलब क्या आ गया, 4% आ गया। तो वही 4% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अब 1/23 है, 4.3% अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख गया, सपोज कर लेते हैं कि 4.34% आपको क्वेश्चन में कहीं दिख गया और आपको इसका वैल्यू याद नहीं है कि 1/23 होता है, तो मान के चलिए कि ये आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ई जो है अप्रोक्स वैल्यू है और जब ये अप्रोक्स वैल्यू है तो इसका मान आप कितना भी बदलेंगे तो ये 1/23 आपको एग्जैक्ट मान दे ही नहीं पाएगा। और दे नहीं पाएगा जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो फिर कहेंगे कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। धोखा नहीं हो रहा है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अभी तक आसान आसान परसेंटेज आ रहा था तो आसानी से हो जा रहा था, लेकिन अब ये सब परसेंटेज भी रेलवे में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे 1/40 का है। उसके बाद 3/8 का, 5/8 का, 4/7, 5/7। ये सारा परसेंटेज जब हम बार बार रेलवे में देखे हैं वो इसी को डाले हुए हैं। बात समझ में आ रहा है। सारा चीज आपको याद होना चाहिए भाई साहब। आगे बढ़ेंगे तो 2/3 हो गया या 4/5, 3/4, 5/11, इशारा याद होना चाहिए। 7/11 हो गया, 10/11 हो गया, इधर 4/9, 7/9 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप इसको
बढ़िया से कर लेंगे। अब आगे और क्या याद रखना पड़ेगा, आज भर याद करने वाला काम होगा। कल से आपका स्पेशल, कल जो क्लास होगा वो एडिशन का क्लास होगा। किसका होगा? एडिशन का, जिसमें हम लोग केवल और केवल ऐड करना सीखेंगे कि कैसे फास्ट वे में ऐड करेंगे, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, और सब पे प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस हवा में ऐसे ही काम चल रहा है, नहीं। कल का क्लास आपको याद करने वाला था, आज का क्लास आपका याद करने वाला है। कल से आपका कॉन्सेप्ट पे काम होगा और प्रैक्टिस पे काम होगा। बात समझ में आ गया? तो इसको कॉपी बना लीजिएगा। आगे क्या याद रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे आपको क्या याद रखना है भाई साहब, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ऐसे ही छोटा है बेचारा, और मोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। चलिए, दिख रहा होगा उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रेट पर एनम है, ठीक है। यहाँ पे एसआई परसेंट है, और यहाँ पे सीआई परसेंट है, और यहाँ पे एसआई और सीआई का डिफरेंस का परसेंटेज है। बात समझ में आ रहा है? कितने साल का है? तो एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर। अगर 2 साल का बात कर रहा है, तो अगर रेट 2% है, तो एसआई कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। और सीआई कितना हो जाएगा? तो 4.04%। और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस 0.404% आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं करना है। आप ये वाला पढ़े होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100, याद है? हाँ सर याद है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे 2 प्लस में 2 प्लस 2 गुना 2 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और प्लस का 0.04 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4.04% आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ से अगर 3% है, तो ऐसा ही तो आप 9% बता देंगे। यहाँ पे ऐसा ही 9% कैसे हो जाएगा? 6% होगा ना। यहाँ पे ऐसा ही 6% होगा भाई साहब, सॉरी। ऐसा ही जो है 3 दूना 6% हो जाएगा, और यहाँ पे 6.09% होगा। ठीक है, 6.09% होगा। और बाकी एसआई सीआई माइनस एसआई का परसेंटेज जो होगा 0.09% होगा। हम कहेंगे कि देख के नोट करने से बेहतर है कि एक बार आप निकालते चलेंगे, निकालने से भी आपको याद होगा। 4% का बात करें तो 8% हो जाएगा, 8.16%। और उसी प्रकार से अंतर जो हो जाएगा 0.16%। अब देखिए, याद करने से आपको फायदा क्या होता है। अगर मान लिए कि कह दिया कि 4,000 रुपया है, और यहाँ पे सीआई निकालना है 2 साल का, और 4% रेट है, 4% रेट है अगर आपका, और सीआई आपको बताना है, सीआई आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे 8 क्या है, 4% का 8 पॉइंट, तो यहाँ पे 4,000 है, और इसका 8.16% हम निकाल देंगे डायरेक्ट। तो कितने सेकंड का समय लेंगे आप खुद बताइए। गुना करने में कितना सेकंड समय लगेगा? 8 चौका 32, 320, और 48, 368 हो जाएगा। और एक अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी है। कितने सेकंड का समय लगेगा? तो याद रखने से यही फायदा होता है। मान रहे हैं कि 4,000 रुपया पे पूछ दिया कि 4% के हिसाब से एसआई और सीआई का डिफरेंस बताओ, तो आप एसआई निकालेंगे, सीआई निकालेंगे, या फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? उससे कहीं ना कहीं बेहतर है कि हम डायरेक्ट 0.16% निकाल देंगे। कितना सेकंड का समय लगेगा? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 8% तक यहाँ दिया हुआ है। 8% के बाद यहाँ पे 9%, 10%, 11, 12, उसके बाद 13 को बार बार 13 नहीं दिखता है, 15, 20, 25 और 30। ये परसेंटेज बार बार रिपीट हो रहे हैं रेलवे में, तो इसको आप क्यों ना याद ही कर ले। एक ही बार तो टाइम लगेगा ना। अगर एक बार आप टाइम लगा देते हैं, तो कितना बार टाइम बचेगा? सोच के देखिए। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, लगने दीजिए। यहाँ पे आप टाइम लगाएंगे तभी एग्जाम में टाइम बचाएंगे। अगर आप यहीं पे टाइम बचाएंगे तो फिर एग्जाम में टाइम लगेगा। अब मान लें कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आप जल्दी जल्दी करने के लिए मोबाइल का कैलकुलेटर खोल ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो टाइम बचा ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम लगना स्वाभाविक है। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे टाइम लगाइए इसको याद करने में। एक बार याद करना है, एक बार याद हो गया, बात खत्म। उसके बाद टेंशन खत्म। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 3 साल का है। एसआई और सीआई का 2% के हिसाब से 3 साल का 6% हो जाएगा। सीआई निकालेंगे 6.12%, और एसआई सीआई का डिफरेंस जो हो जाएगा 0.12%। वैसे ही यहाँ पे 8% तक हमने लिखा है। या तो पीडीएफ से आप नोट कर लीजिएगा और डेली रिवाइज कीजिए। 45 दिन तक करते चलिए, क्योंकि कल के बाद से याद करने वाला चीज बहुत कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। कल से आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। तो ये दोनों चीज दिन के क्लास को डेली रिवाइज कीजिए।
आज का क्लास कर रहे हैं, जब नोट करने चले तो पहले दोनों को पीछे का रिवाइज कर लीजिए। फिर कल का क्लास जब कर रहे हैं तो फिर पीछे का दोनों का रिवाइज कर लीजिए। 45 दिन में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पे 8% तक हमने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे 9, 10, 11, 12, फिर 15, 20, 25 और 30 ही आप याद कर लेंगे। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या याद करना है सर? तो अब याद करना है आपको कुछ ट्रिपलेट। इसका भी दिखाएंगे अभी आपको, जब ग्रुप डी का हम पेपर अभी कराएंगे कुछ दिन बाद, जब एनटीपीसी 12 लेवल वाला पूरा चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ग्रुप डी का लेके आ रहे हैं। तो ग्रुप डी में आप देखेंगे कि कैसे इनका यूज किया गया है। और अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो कितना टाइम लगाएंगे आप। तो ये सारा ट्रिपलेट आपको याद करना है। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का बात करें तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जो लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। ट्रिपलेट बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं वही सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इसको डेली रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। याद क्या करना है? 20, 48 दिखा तो 52 याद आ जाना चाहिए आपको। अगर 15, 20 दिखा तो 25 आपको याद आ जाना चाहिए। 12, 16 दिखा तो 20 आपको याद आ जाना चाहिए। एक बार लगे रहिए, हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला का डिस्कस करेंगे। बेसिक फार्मूला। मेंसुरेशन हम कोई पढ़ाने वाले नहीं है यहाँ पे। मेंसुरेशन का क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेसिक फार्मूला आपको इतना पता होना चाहिए। बेस तैयार कर रहे हैं। जो पिलर होता है ना, जो घर बनाने से पहले हाथी पांव का नाम सुने हैं ना, वही हाथी पांव दे रहे हैं। उसके बाद आप कहाँ तक जाएंगे, कितना भी फ्लोर तक, कोई टेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम रेक्टेंगल का बात करें तो इसमें लेंथ और लेंथ ही बराबर बराबर होता है, और ब्रेथ और ब्रेथ बराबर बराबर होता है। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर वर्ग का बात करें तो यहाँ पे चारों साइड इसका इक्वल होता है। अगर एरिया का बात करें तो भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे भुजा ए लिए हैं। परिमाप का बात करें तो 4 गुना भुजा होता है, और डायगोनल का बात करें विकर्ण का तो रोट 2 गुना भुजा होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे आगे आएंगे तो राइट एंगल ट्रिएंगल का अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रिएंगल है तो अगर इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस लेके चलते हैं तो यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस हो जाएगा, और पेरीमीटर जो हो जाएगा तो तीनों का सम हो जाएगा। बाकी इसमें याद रखना है कि राइट एंगल ट्रिएंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जान लेंगे कि तीनों भुजा इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो एरिया होगा √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट ग्रुप डी में सवाल आया हुआ है इस पे। अभी हम दिखाएंगे आपको, और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। परिमाप का बात करें तो 3 गुना भुजा हो जाएगा। आगे आ जाइए। अगर स्केलर ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज का बात करें तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। बाकी करने के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा भी लगाते हैं, लेकिन वो सब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एरिया बराबर आपको याद रखना होगा कि एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, और एस इंटू में एस माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे एस जो है वो आपका सेमी पेरीमीटर होता है। एस बराबर निकल के आएगा a+b+c/2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। बाकी परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे आ जाओ प्यारे लाल। यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे कह रहा है पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। अगर समानांतर चतुर्भुज का हम बात करें तो यहाँ पे आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, तो यह ऊंचाई का काम करेगा, तो एरिया बराबर आधार गुना संगत ऊंचाई हो जाएगा। और परिमाप बराबर 2 इंटू a+b कर देंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर भी होती है। अगर रोम्बस का बात करें समचतुर्भुज का, तो चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें 2 विकर्ण होगा, आपको भी पता है, इसको d1 और ये d2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2 हो जाता है। और अगर परिमाप का बात करें तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। बात को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ समलंब चतुर्भुज का अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो समलंब चतुर्भुज में 2 भुजा समानांतर होती हैं।
तो यहाँ पे ए और बी बड़ा समानांतर है, और यहाँ पे ई जो है संगत ऊंचाई का काम करेगा। तो जो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, और परिमाप जो हो जाएगा वो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का बात करें, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे हम बात कर लें, तो मान लेते हैं कि जैसे ही क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, इस प्रकार से ले लिया, और यहाँ पे यह H1 का काम करेगा और ये H2 का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया बराबर, इसको डी बोल रहे हैं, ई क्या है, डी है, और ई जो है आपका H1 है, ये H2 है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू डी इंटू H1A प्लस H2। बात समझ में आया? यहाँ पे हमने निकाल भी दिया है कि अगर मान रहे हैं कि ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू डी इंटू H1 हो जाएगा, और वैसे ही 1/2 इंटू डी इंटू H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू डी को कॉमन ले लेंगे तो H1 प्लस H2 हमारा बच जाएगा। आगे आ जाइए। आगे अगर हम ब्रीथ का बात करें तो ब्रीथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ब्रीथ में एरिया बराबर आपका पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस परिमाप जिसको बोलते हैं वो आपका 2 पाई आर होता है। ब्रीथ के केस में परिधि बन जाता है। अगर वही सेमी सर्किल का बात करें, अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त में एरिया जो होता है इसका आधा हो जाएगा, लेकिन सरकमफ्रेंस में आप लोग यही गलती करते हैं कि इसका आधा कर देते हैं। तो इसका आधा तो होगा, पाई आर तो होगा, लेकिन यहाँ पे ई वाला जो है ना, ई ऐड हो जाता है 2 आर। तो सेमी सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस जो होगा वो पाई आर प्लस 2 आर होगा। बात याद रहेगा? आगे आ जाइए। आगे देखेंगे, अगर इसको आपको याद रख लेना है, इस पे अभी हम हाल फिलहाल में दिखाए भी थे कि कैसे सवाल आता है। 13, 14, 15, अगर ट्रायंगल का साइड 13, 14, 15 है तो उसका एरिया कितना होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अभी भी पूछा जा रहा है, और हम आज से 2-3 साल पहले से याद करा रहे हैं कि भाई अगर 13, 14, 15 है तो इसका एरिया याद कर लो। ये स्केलेन ट्रायंगल बनेगा और इसको निकालने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा याद कर लो। और ये फेवरेट डाटा बन चुका है, और अभी इसी का ट्रिपल करके अब फेवरेट डाटा बन रहा है 39, 42 और 45। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका 3 गुना हो गया, 13 का 3 गुना 39, 14 का 3 गुना 42 और 15 का 3 गुना 45। तो जब साइड 3 गुना हो गया तो एरिया को हम 9 गुना कर देंगे, जितना गुना होगा उसका स्क्वायर गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पे एरिया इसका 756 हो जाएगा। अभी लगातार ये वाला डाटा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ना तो बाद में बड़ा पछताइएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए। 3D मेंसुरेशन का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो अगर हम क्यूब का बात करें जिसका साइड जो है ए है, और इसमें क्यूब में 6 गो फेस होता है, 12 गो एज होता है, 8 गो वर्टिक्स होता है, याद रहेगा। अगर आयतन का बात करें, वॉल्यूम का, तो भुजा का क्यूब हो जाता है। सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पार्श्व सतह क्षेत्रफल बोले, सी एस ए या एल एस ए, तो 4 गुना में भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। टी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुना में भुजा का स्क्वायर होगा। और यही डायगोनल अगर बात करें, यहाँ पे क्यूबोर्ड लिखा हुआ है, क्यूबोर्ड नहीं डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल जो हो जाएगा इसका √3 इंटू भुजा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई साहब? तो आगे आ जाइए, क्यूबोर्ड देख लीजिए। क्यूबोर्ड में यहाँ पे हम साइड को मान लिए कि एल बी एच है। साइड क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाइए। अगर सिलेंडर का बात करें तो सिलेंडर यहाँ पे ध्यान देंगे, सिलेंडर का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच होता है। याद रहेगा? तो याद रहेगा तो आइए, एक दो और बचा है, इसको निपटा लीजिए। शंकु का अगर बात करें, कोण का, तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू में आर प्लस एल हो जाता है। याद रहोगा? याद रहेगा सर जी, याद रखना ही पड़ेगा, ना रखोगे तो फिर बेड़ा गर्क है। अगर गोला का बात करें, यहाँ पे हम गोला का, तो आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ आ जाइए, अर्धगोला का अगर हम बात करें हेमीस्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का आयतन जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा हो जाएगा। सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आ जाता है। ठीक है, अर्धगोला में बात समझ में आए, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है और 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, कोई डाउट वाला चीज ही नहीं हमने दिया है। ठीक है, बस याद करने वाला चीज दिया है। एक कॉपी बनाइए सुंदर सा, और इसको डेली का नोट कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए। 45 दिन हमारे साथ चलिए, उसके बाद बताइएगा कि हाँ सर हम कहाँ पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। फिलहाल इस सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू।